नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, बौना राक्षस पार्ट 2। कुछ देर बाद यहाँ से सौदागरों के 2 जहाज गुजरेंगे। उनके पास 3 अद्भुत वस्तुएं होंगी। आपको उन तीनों वस्तुओं को हासिल करना है। आगे चलकर वह वस्तुएं आपके बहुत काम आएंगी। घबराना नहीं, मैं कुछ देर बाद आपके पास वापस लौट आऊंगा। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। फिर केशव घोड़े के साथ महल में प्रविष्ट हुआ। वहां नौकर चाकर दास दासियां सभी मौजूद थे। केशव के कहने पर उन्होंने तुरंत स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन से सजी थालियां उसके सामने परोस दी और केशव डट कर भोजन करने लगा। मालिक, एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया। उन सौदागरों के सामने आप किसी भी वस्तु के लिए मुझे ही आदेश देना। बहुत अच्छा। खाने पीने से निर्वृत्त होकर केशव समुद्र पर निगाह रखने के लिए महल की छत पर पहुंच गया। कुछ देर बाद ही, जरूर वे सौदागरों के ही जहाज होंगे। मुझे किनारे पर पहुंचकर उनका स्वागत करना चाहिए। उधर जहाजों में सफर कर रहे सौदागरों की दृष्टि जब उस द्वीप और उसमें बने स्वर्ण महल पर पड़ी तो अरे वह देखो! ओह, स्वर्ण महल! आश्चर्य है, हम पहले भी कई बार इधर से होकर गुजरे हैं, लेकिन तब तो हमें यह द्वीप और महल नहीं दिखाई दिया था। हमें वहां चलकर यह रहस्य जानना चाहिए। तुरंत ही जहाजों को रोक दिया गया और कुछ सौदागर एक किश्ती में बैठकर जैसे ही किनारे पर पहुंचे, केशव आगे बढ़कर बोला, स्वागत है मेरे प्यारे मेहमानों। भाई, तुम कौन हो और यह सब दिमाग को चकरा देने वाला अजूबा यहाँ किसने बनाया? मैं यहाँ का स्वामी केशव राज हूँ और यह सब कुछ मेरे सेवक काठ के घोड़े ने बनाया है। काठ के घोड़े ने? हाँ, उससे आप लोगों का परिचय मैं बाद में कराऊंगा। पहले आप लोग मेरी ओर से भोजन का निमंत्रण स्वीकार करें। हाँ हाँ, अवश्य, हमें आपके साथ भोजन कर अति प्रसन्नता होगी। तो फिर आइए। महल में पहुंचने पर, पहले कभी ऐसा महल नहीं देखा। राजाओं के महल से भी आलीशान एवं सुंदर। वाह, कितना अद्भुत है। आइए, भोजन कक्ष में चले। केशव उन्हें लेकर महल के एक अत्यंत ही सजे सजाए कक्ष में पहुंचा, जहां एक तरफ काठ का घोड़ा भी खड़ा था। ए भाई काठ के घोड़े, मेहमानों के लिए बढ़िया स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन लाओ। अभी लीजिए मालिक। दूसरे ही क्षण घोड़े ने अपना मुंह खोला और उसमें से भोजन की सजी सजाई थालियां निकलकर मेज पर सजने लगी। भाई वाह, क्या कहने! अद्भुत! ऐसा अजूबा भी जीवन में पहले कभी नहीं देखा। भोजन करने के पश्चात, मित्र, हमें तुम्हारा काठ का घोड़ा बहुत पसंद आया। यदि तुम चाहो तो हम तुमसे इसका सौदा कर सकते हैं। सौदा? कैसा सौदा? मित्र, तुम्हारे काठ के घोड़े के समान हमारे पास भी कुछ अद्भुत वस्तुएं हैं। यदि तुम चाहो तो उनमें से अपने काठ के घोड़े के बदले कोई एक वस्तु ले सकते हो। यदि ऐसी बात है तो दिखाइए अपने अजूबों को। यदि पसंद आया तो जरूर सौदा करूंगा। एक व्यापारी ने तुरंत अपने सामान में से एक छड़ी निकाली। यह जादुई छड़ी है। आदेश मिलते ही यह किसी की भी पिटाई कर सकती है। बहुत खूब। तब दूसरे सौदागर ने अपने चोगे से एक छोटी सी कुल्हाड़ी निकाली। मेरी यह विचित्र कुल्हाड़ी मन चाहे समुद्री जहाज हर प्रकार के साजो सामान सहित कुछ पलों में हाजिर कर सकती है। अच्छा, तब तो मैं इसका परीक्षण अवश्य करना चाहूँगा। ठीक है, लो, कर लो। और जैसे ही व्यापारी ने कुल्हाड़ी का रुख नीचे की ओर किया, कुछ ही क्षणों में उनके सामने एक समुद्री जहाज तोपों, सैनिकों और मल्लाहों सहित खड़ा था। स्वामी की जय! हमारे लिए क्या आदेश है? लेकिन व्यापारी ने उन्हें बिना कोई आदेश दिए कुल्हाड़ी का मुंह सीधा कर दिया। जहाज तुरंत अदृश्य हो गया। देखा मेरी कुल्हाड़ी का चमत्कार? ऐसे सैकड़ों जहाज यह कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकती है। निसंदेह यह अद्भुत है, लेकिन मेरे काठ के घोड़े से बढ़कर नहीं है। खैर, आपके पास तीसरा अजूबा कौन सा है? तब तीसरे व्यापारी ने अपनी जेब से एक बांसुरी निकाली। यह जादुई बांसुरी है। इसे सीधी ओर से जितनी बजाओगे उतनी ही बड़ी सेना सामने आती चली जाएगी और बजाने वाले के आदेश का पालन करेगी तथा उल्टी बजाने पर ओझल हो जाएगी। ओह, क्या आप इसका भी कमाल दिखाने का कष्ट करेंगे? अवश्य। अगले पल व्यापारी ने बांसुरी को होठों से लगाकर बजाना आरंभ कर दिया। वाह, गजब है! फिर जब व्यापारी ने बांसुरी को उल्टी ओर से बजाया तो सेना अदृश्य हो गई। उन अद्भुत वस्तुओं का प्रदर्शन देखने के पश्चात केशव मन ही मन प्रसन्न होता हुआ बोला, मुझे आपके तीनों अजूबे पसंद आए, लेकिन चूंकि मेरा काठ का घोड़ा आपके तीनों अजूबों से अधिक अद्भुत व कीमती है, इसलिए मैं इन तीनों वस्तुओं के बदले ही अपना घोड़ा दे सकता हूँ। केशव की बात सुनकर वे तीनों ही सोच में पड़ गए। फिर आपस में सलाह मशवरा करने के बाद बोले,
हम तैयार हैं। यह लीजिए हमारे अजूबे और अपना घोड़ा हमारे हवाले कीजिए। ठीक है, अब आप मेरा घोड़ा ले जा सकते हैं। फिर कुछ ही क्षणों पश्चात वे तीनों व्यापारी काठ के घोड़े पर सवार हो समुद्र में खड़े अपने जहाज की ओर उड़े जा रहे थे। आहा, कितना आनंद आ रहा है। हाँ, अब हम तीनों को किसी भी वस्तु की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। सौदा बुरा नहीं रहा। तब जहाज के अन्य सौदागरों ने उन्हें देखा। अरे, वह देखो सुलेमान, लुकमान व इमरान भाइयों को। वे उड़ने वाले घोड़े पर सवार हैं। आश्चर्यजनक। नीचे उतरने के बाद उन तीनों सौदागरों ने अपने साथियों को सारा किस्सा सुनाया। सब कुछ सुनकर वे सभी उनकी समझदारी और चमत्कारी घोड़े की प्रशंसा करने लगे। वाह, क्या हाथ मारा है। वह जरूर कोई मूर्ख होगा जिसने अपना इतना कीमती अजूबा इतनी आसानी से दे दिया। मुबारक हो। क्यों न आज इसी बात पर दावत हो जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाइयों। सभी जहाज के भोजन कक्ष में पहुंचे। आदेश मिलते ही घोड़े ने मुंह खोला और वाह, आ गई मेरी मनपसंद शराब। क्या बात है। आहा, क्या लज्जतदार भोजन है। यह मेरे हिस्से की है। फिर सभी स्वादिष्ट भोजन और शराब का आनंद लेने लगे। लेकिन भोजन और शराब में न जाने ऐसी क्या बात थी कि शीघ्र ही वे सभी बेसुध होकर इधर उधर लुढ़क गए। मौका अच्छा है, अब मुझे चुपचाप यहाँ से खिसक लेना चाहिए। और वह वहाँ से उड़ चला। केशव के पास पहुंचकर घोड़े ने उसे सारा किस्सा कह सुनाया। वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। अब तुम जल्दी से मेरी पीठ पर सवार हो जाओ स्वामी। उनके होश में आने से पहले ही हमें यहाँ से दूर निकल जाना है। ठीक है, शीघ्र ही। हे प्रभु, मैंने उन व्यापारी भाइयों के साथ जो धोखा किया उसके लिए मुझे क्षमा करना। उधर दूर पहाड़ पर बने एक किले के भीतर महल में। ओह, यह तो किले की ओर आ रहा है। वह कुरूप और कोई नहीं, काला बौना राक्षस ही था। ऐ मेरे जादुई दर्पण, बता यह युवक कौन है और मेरे किले की ओर क्यों आ रहा है। तुरंत दर्पण से आवाज आई। यह एक गरीब किंतु बहादुर युवक है। इसे किसी की खोज है, परंतु इसके तिलिस्मी घोड़े के कारण मैं यह बताने में असमर्थ हूँ कि इसे किसकी तलाश है। परंतु हाँ, यदि तुम थोड़ी सी चालाकी से काम लो तो इस बहादुर नौजवान के द्वारा अपने जानी दुश्मन जादूगर माटुंगा को समाप्त कर उससे अपनी समस्त हार व अपमान का बदला ले सकते हो। ओह, तब तो इसे तुरंत अपने जाल में फंसाना चाहिए। अभी करता हूँ कोई उपाय। और बौना राक्षस तुरंत उस कमरे से बाहर निकल गया। इधर काठ का घोड़ा केशव को लिए उड़ता जा रहा था कि तभी अचानक, अरे अग्निचक्र, बताओ काठ के घोड़े, यह क्या बला है। परंतु इससे पहले कि घोड़ा केशव को उस खतरे के विषय में बता पाता, उस चक्र ने उन्हें अपने घेरे में ले लिया। आह स्वामी, मेरी सारी शक्ति खत्म होती जा रही है। अब मैं। बोलो बोलो, तुम चुप क्यों हो गए। लेकिन काठ का घोड़ा फिर नहीं बोला। उफ, यह मैं किस चक्कर में फंस गया। तभी चक्र से किसी स्त्री की आवाज आई। घबराओ नहीं नौजवान, यदि तुमने मेरा कहा माना तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ओह, तुम हो कौन और मुझसे क्या चाहती हो। अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना होगा। और चक्र उसे अपने घेरे में लिए तेजी से एक दिशा में बढ़ चला। कुछ देर बाद, ओह, नीचे उतर रहा है, शायद उस पर्वत पर। लेकिन वह गुम्बद जैसी चीज क्या हो सकती है। शीघ्र ही, अरे यह तो कोई किला मालूम पड़ता है। और जैसे ही चक्र केशव और निर्जीव घोड़े को अपने घेरे में लिए उस किले में पहुंचा, आह, मेरा सिर क्यों चकरा रहा है। परंतु दूसरे ही क्षण वह बेसुध होकर घोड़े की पीठ पर लुढ़क गया। चक्र तेजी से घूमता हुआ महल के भीतर घुसता चला गया। कुछ क्षणों बाद महल के भीतर एक बड़े कक्ष में पहुंचकर चक्र ने एक सुंदर स्त्री के समक्ष केशव और निर्जीव घोड़े को अपने घेरे से मुक्त कर दिया। जाओ, अब तुम्हारा काम खत्म हुआ। जो आज्ञा। चक्र के अदृश्य हो जाने के पश्चात सुंदर स्त्री ने केशव की तलाशी ली। तलाशी में मिली तीनों चीजों को देखकर वह आश्चर्यचकित हो उठी। ओह, 3 अजूबे। निसंदेह यह व्यक्ति असाधारण है, मेरी मदद जरूर करेगा। कुछ समय पश्चात जब केशव को होश आया, तुम्हारा स्वागत है नौजवान। अरे आप कौन हैं? मैं कहाँ हूँ? मेरा प्यारा घोड़ा और वह चक्र कहाँ गया? मैं परीलोक की रानी मीनाक्षी हूँ और वह चक्र मैंने ही तुम्हें यहाँ लाने के लिए भेजा था। लेकिन अफसोस, तुम्हारा घोड़ा निर्जीव हो चुका है। ओह, परंतु मुझे इस तरह यहाँ लाने का कारण? मैं तुमसे एक काम लेना चाहती हूँ नौजवान, जिसे तुम्हारे सिवा कोई दूसरा नहीं कर सकता। मुझे विश्वास है कि तुम मेरी मदद अवश्य करोगे।
मुझ जैसा एक साधारण इंसान भला शक्ति संपन्न परीलोक की रानी की क्या मदद कर सकता है? मैं परीलोक की रानी अवश्य हूँ, लेकिन जादूगर माटुंगा के इस किले में समस्त शक्ति संपन्न होते हुए भी एक कैदी की तरह रहने पर विवश हूँ। जादूगर माटुंगा और आप, मैं कुछ समझा नहीं। तुम इस तरह मेरी व्यथा और मजबूरी नहीं समझोगे। सुनो, मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाती हूँ। एक दिन जब मैं और मेरी कुछ सखियां अपने लोक से पृथ्वी भ्रमण के लिए निकली तो एक स्थान पर एक सुंदर तालाब को देखकर हम सबकी तबीयत उसमें नहाने के लिए मचल उठी। आहा, कितना सुंदर तालाब है! मेरी तो नहाने की तबीयत कर रही है। तब सोचती क्या हो, आओ चलकर जल क्रीड़ा करती हैं। और जब हम सब अपने पंख किनारे पर रख तालाब में जल क्रीड़ा करने लगी, वह तालाब उसी दुष्ट जादूगर माटुंगा का था। आहा, सुंदर परियां मेरे तालाब में, मैं इन्हें अपनी रानियां बनाऊंगा। हा हा हा। अरे मनुष्य, जल्दी निकलकर उड़ चलो, जल्दी भागो। उसे देख हम सब किनारे पर रखे अपने पंखों की ओर दौड़ी। मेरी सखियां तो अपने अपने पंख लगाकर उड़ गई, लेकिन मेरे पंख उस दुष्ट जादूगर के हाथ लग गए। हाय मेरे पंख! हा हा हा। अब तुम कैसे उड़ोगी? कृपया मेरे पंख मुझे लौटा दो। बदले में तुम जो कुछ भी मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। धन, दौलत या जो कोई भी इच्छित वस्तु मांगोगे। मैंने उसके बहुत हाथ पैर जोड़े, हर प्रकार का लालच दिया, लेकिन वह दुष्ट नहीं माना। हा हा हा। मेरे पास सब कुछ है प्रिय, केवल एक सुंदर पत्नी ही नहीं थी, वह आज तुम्हारे रूप में मुझे मिल गई। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। फिर वह जबरदस्ती मुझे अपने इस किले में ले आया। चूंकि पंख छिन जाने के कारण मेरी शक्ति आधी रह गई थी, इसलिए मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। जिद छोड़ो सुंदरी और मुझसे विवाह कर लो। विश्वास करो, मैं तुम्हें पूरी पृथ्वी की रानी बनाकर रखूंगा। नहीं नहीं, मैं हरगिज तुमसे विवाह नहीं करूंगी, चाहे मुझे अपने प्राणों से ही क्यों ना हाथ धोने पड़े। मेरे बार बार इनकार करने से एक दिन वह क्रोध से भड़क उठा। नहीं मानती तो इसी किले में सड़ती रहो। ध्यान रखना, यदि किले से जरा भी बाहर निकलने की कोशिश की तो जलकर भस्म हो जाओगी, जबकि बिना पंखों के तुम अपने देश भी नहीं लौट सकती। एक बार फिर सोच लेना, मैं अमावस की रात फिर आऊंगा। और मुझे यहाँ छोड़ वह मेरे पंख लेकर चला गया। सारी कहानी सुनाने के पश्चात रानी मीनाक्षी अंत में बोली, आज मुझे यहाँ कैद हुए पूरे 6 माह हो चुके हैं। इस बीच वह कई बार मेरी राय जानने आ चुका है, लेकिन न मैंने उसकी बात मानी और न ही उसने मुझे आज़ाद किया। रानी मीनाक्षी का अभिप्राय समझते हुए केशव बोला, अच्छा अब समझा, आप चाहती हैं कि मैं जादूगर माटुंगा से आपके पंख ला दूं, इसलिए आप मुझे चक्र द्वारा यहाँ लाई हैं। तुम बिल्कुल ठीक समझे नौजवान, इस उपकार के बदले तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी। और यदि मैं आपकी बात मानने से इनकार कर दूं तो तुम भी यहाँ से नहीं निकल पाओगे। मैं तुम्हें उसी दुष्ट के हवाले कर दूंगी। वह आज से 10 दिन बाद फिर यहाँ आएगा। लेकिन मैं स्वयं परेशान हूँ परी रानी। मैं अपने काठ के घोड़े के साथ काले बौने राक्षस की खोज में जा रहा था। तो इसे बौने राक्षस की तलाश है। कुछ देर चुप रहने के पश्चात वह बोली, सुनो, तुम्हारा घोड़ा तो अब तुम्हारे लिए बेकार हो चुका है। हाँ, यदि तुम मेरी सहायता करोगे तो बौने राक्षस तक पहुंचने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मरता क्या न करता। केशव को परी रानी की बात मानने पर विवश होना पड़ा। ठीक है, मैं तैयार हूँ परी रानी, लेकिन जादूगर माटुंगा मुझे मिलेगा कहाँ और मैं यहाँ से कैसे निकलूंगा? यहाँ से निकलने में तुम्हें कोई रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि माटुंगा का बंधन यहाँ केवल मेरे लिए ही है। अब उसका पता ध्यान से सुनो। यहाँ से 7 कोस दूर दक्षिण में एक भयानक जंगल आएगा। उसके बाद फिर परी रानी ने केशव को जादूगर माटुंगा का ठिकाना बता दिया। एक पोटली में सफर के लिए थोड़ा भोजन बांध केशव जैसे ही जाने के लिए तैयार हुआ, सहसा उसे अपने तीनों अजूबों का ध्यान आ गया। परी रानी, मेरे वह तीनों अजूबे कहाँ हैं? मेरे पास सुरक्षित हैं। जब तुम मेरे पंख लाकर मुझे दोगे तब तुम्हारी चीजें भी तुम्हें मिल जाएंगी। मन मारकर केशव महल से बाहर निकल किले के विशाल द्वार की ओर बढ़ा। यह परी रानी तो बहुत ज्यादा सयानी निकली, खामखा मुझे अपने चक्कर में फंसा लिया। शीघ्र ही किले से बाहर तो सकुशल निकल आया, लेकिन यदि यहाँ जरा सा भी पैर फिसला तो हड्डी पसली का भी पता नहीं चलेगा। इधर केशव के किले से बाहर निकलते ही परी रानी भयानक ढंग से खिलखिलाकर हंस उठी। उसके हंसने के साथ ही उसका कद छोटा होने लगा और रूप भी बदलने लगा। कुछ ही क्षणों बाद परी रानी के स्थान पर काला बौना राक्षस खड़ा था। हा हा हा, आखिर मूर्ख बन ही गया। खूब कमाया परी रानी मीनाक्षी का यह रूप और कहानी।
अपनी बला मैंने माटुंगा पर टाल दी। अब या तो वह मार्ग में आने वाले खतरों से अथवा जादूगर माटुंगा के हाथों मारा जाएगा या फिर मेरा प्रमुख दुश्मन जादूगर माटुंगा उसके हाथों। दोनों ही अवस्थाओं में मुझे लाभ होगा। बड़ा आया था मुझे पकड़ने, हा हा हा। परंतु कुछ ध्यान आते ही सहसा उसकी हंसी थम गई। वह मेरी खोज में क्यों है? कहीं असली परी रानी से तो उसकी मुलाकात नहीं हो गई? नहीं, शायद ऐसी कोई बात नहीं होगी, वरना मेरी सुनाई कहानी को सुनकर उसे तुरंत मुझ पर शक हो जाता। लेकिन उस कमबख्त परी रानी की अब खोज लेनी ही होगी। कहीं ऐसा न हो कि अपने पंखों के लिए वह मेरी मौत की योजना बना रही हो, जबकि उसके यहाँ से भागने के कुछ दिनों बाद ही जादूगर माटुंगा उसके पंख मुझसे छीनकर ले गया था। क्या केशव बौने राक्षस की असलियत जान सका? क्या केशव जादूगर माटुंगा को मारकर बौने राक्षस के बताए पंख लाने में सफल हो सका? कबूतरी आखिर कौन थी और वह केशव की मदद क्यों कर रही थी? क्या महामंत्री अपनी चाल में कामयाब हो पाया? यह सब हम जानेंगे अपने अगले वीडियो जादू का किला में। तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।